हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम एक नया लेक्चर लेने वाले हैं और लेक्चर का नाम होगा सायक संधि और गोद निषेध नीति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बातें करेंगे कि किस प्रकार उनकी दो जो नीतियाँ होती हैं वो नीतियाँ ऐसी होती हैं जिसके द्वारा वो भारतीय साम्राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने का षड्यंत्र रचते हैं। तो आज दो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। लेक्चर काफ़ी छोटा है, ये बड़ा नहीं है। इसमें केवल दो बातें हैं। एक बात यह है कि किस प्रकार वो संधि नीतियाँ लागू करते हैं और दूसरी ये है कि किस प्रकार वो गोद निषेध नीति लागू करते हैं। तो ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो टॉपिक है आपका सहायक संधियां, सहायक संधियां और गोद निषेध नीति। ठीक है, गोद निषेध नीतियां। ठीक है, चलिए देखिए, सहायक संधियों का मतलब क्या होता है। सहायक संधियों का मतलब होता है कि आप किसी के साथ समझौता कर लो और सामने वाले इंसान को ये महसूस कराओ कि आपको जब भी मुसीबत पड़ेगी हम आपको सैनिक सहायता उपलब्ध कराएंगे, हम आपको हथियारों की सहायता उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसके बदले में हम आपसे एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा वसूल करेंगे, वो आपको देना होगा। इसके अलावा हमारी जो सेना है वो आपके राज्य में रहेगी, आपके खर्चे पर रहेगी और उसके बदले में भी हम आपसे पैसा लेंगे। तो ऐसी सहायक संधियां अंग्रेजों के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। और गोद निषेध जो नीति है, कौन सी नीति? गोद निषेध जो नीति है, इसका मतलब होता है कि जिसका लल्ला, ठीक है, जिसका बेटा जो है वो अगर कम उम्र का है या फिर है ही नहीं, या उसने किसी और का बेटा गोद ले लिया है, तो ऐसी चीज़ों को नहीं माना जाएगा। अगर उसका कोई वयस्क और मूल उत्तराधिकारी नहीं है तो वो साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। और उसका एक अच्छा सा उदाहरण देखने को मिलता है झांसी की रानी वाले टॉपिक में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका मूल कारण यही था कि उनका जो पुत्र होता है वो काफ़ी छोटा होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। अब सहायक संधियों में हम बात करते हैं, लेकिन सहायक संधियों के बारे में बात करने से पहले उस इंसान के बारे में बात कर लेते हैं जिस इंसान ने ये सब कुछ शुरू किया था। वो कौन था? तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली। तो जानिए लॉर्ड वेलेस्ली को। देखिए, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो होता है वो भारत कब आया था? तो आप लोगों को मालूम होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली को 1798 से 1805, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली को कब से 1798 से लेके और 1805 के मध्य में भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। ठीक है, इस दौरान इसको गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था। तो फिर इसके मन में ये विचार कहाँ से आया कि सहायक संधि हम करेंगे? देखिए, मानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, मराठों की जो चौथ प्रथा थी उसको देखकर ये सब कुछ सीखा था। मराठे पैसा लेते थे और उसके बदले में सैनिक सुरक्षा का वादा करते थे। किससे सीखा? मराठों से। तो मराठों की चौथ प्रथा को, किसको? चौथ प्रथा को देखकर उससे इसके बारे में सीखा। ठीक, लेकिन एक लॉजिक ये भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कि इसने फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले, किसका नाम बता रहा हूं मैं? डुप्ले का नाम बता रहा हूं। तो डुप्ले से यह सीखा था। तो दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले से ये सीखा था और एक होता है मराठों की जो चौथ प्रथा होती थी उससे ये सीखा था। इन दोनों में क्या होता था, ये लोग सुरक्षा का वादा करते थे, सुरक्षा के बारे में प्रॉमिस करते थे
और ये कहते थे कि हम आपको सुरक्षा देंगे, उसके बदले में आप हमें टैक्स दीजिए, कर दीजिए। तो यही नीति जो है वो किसके द्वारा अपनाई जाती है? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाई जाती है। चलिए, तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेके 1805 में आता है। मराठों की चौथ प्रथा को देखकर इसके द्वारा ये नियम अपनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सहायक संधि की अगर हम प्रथा की बात करें, किसकी बात करें? सहायक संधि की अगर हम प्रथा की बात करें, जैसे कि सहायक प्रथा की अगर हम बात करें सहायक प्रथा का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इसके माध्यम से अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ठीक है, क्या करना चाहते थे? विस्तार करना चाहते थे। उनका सीधा सा कहना यही था, लेकिन कैसे विस्तार करना चाहते थे ये तो उनको मालूम ही नहीं। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं गिने चुने, वो याद रखना, और आपको पूरी जो सहायक संधि का जो निचोड़ है वो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में अंग्रेज चाहते क्या थे। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करें। किसके बारे में? पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करें तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि हम आपको सुरक्षा देंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने प्रत्येक राज्य का जो है वो है कि जो संधि कर रहा है, प्रत्येक राज्य का मतलब ये नहीं कि पूरा भारत, ठीक है, प्रत्येक राज्य का मतलब ये है कि जो संधि कर रहा है। ठीक, प्रत्येक राज्य, तो यहां पे लिख लेना जो संधि कर रहा है। तो अंग्रेजों ने प्रत्येक राज्य को ये वचन दिया। क्या दिया? ये वचन दिया। वचन तो श्री रामचंद्र देते थे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब अंग्रेजों का वचन था, चला जाए तो कोई बात नहीं। वचन दिया कि हम आपकी बाहरी आक्रमण से क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। बाहरी आक्रमण से क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। ठीक है, बाहरी जो आक्रमण होगा उससे रक्षा करेंगे और आपको सैनिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक, और सैनिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो सैनिक सहायता जो है वो क्या कराई जाएगी? उपलब्ध कराई जाएगी। ये महत्वपूर्ण फर्स्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है सहायक संधि का। तो यहां लिखें, यहां, चलो देखिएगा। अब देखिए हम इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये था कि सैनिक रखने के एवज में, सैनिक रखने के एवज में कंपनी आपसे निश्चित धनराशि प्राप्त करेगी। निश्चित धनराशि प्राप्त करेगी। समझ में आ गया क्या प्राप्त करेगी? निश्चित धनराशि प्राप्त करेगी। किससे प्राप्त करेगी? जो शासक अपने दरबार में सेना रखना चाहता है उससे क्या प्राप्त करेगी? कैश प्राप्त करेगी, मनी प्राप्त करेगी, पैसा प्राप्त करेगी, धन प्राप्त करेगी, रोकड़ प्राप्त करेगी। ठीक है, समझ आ गया? चलिए मिटाते हैं इसको।
तो ये 2 पॉइंट समझ आ गए। पहला, ये लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या करना चाहते थे? साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इन्होंने बोल दिया कि हम अपनी सैनिक टुकड़ी रखेंगे आपके राज्य में और बदले में क्या लेंगे? आपसे पैसा लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो आगे देखिए, सत्रह सौ 98, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1798 की बात कर रहा हूं, यानी कि 1798 में किसके साथ संधि की जाती है? हैदराबाद के निजाम के साथ। किसके साथ संधि की गई थी? 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ समझौता, समझौता, समझौता का मतलब संधि, समझौता किया गया, समझौता किया गया कि आप सैनिक सहायता के बदले, सैनिक सहायता के बदले क्या देंगे? हमें धनराशि उपलब्ध कराएंगे। धनराशि उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। समझ आई बात? क्या उपलब्ध कराएंगे? धनराशि उपलब्ध कराएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों ने इनके साथ एक समझौता ये भी किया कि तुम हमारे मित्र राज्यों पर हमला नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है कि जिन जिन राज्यों से हमारे अच्छे संबंध हैं, ऐसा नहीं कि तुमने हमसे सैनिक सहायता ले ली और आप लोग हमारे ही मित्र राज्य पर आक्रमण कर दें, ना, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए तुम हमारे मित्र राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकते। तो मित्र राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकते। समझ आई बात? किस मित्र राज्य पर? जो अंग्रेजों का मित्र है। जैसे मैं उदाहरण दूं, ये है एक अंग्रेज, ये है हैदराबाद का निजाम और ये है एक और आदमी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इससे भी संधि कर ली और इससे भी संधि कर ली, तो ये दोनों आपस में क्या है? युद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। भले ही एक दूसरे के शत्रु हों, लेकिन अंग्रेजों के दोनों मित्र हैं, इसलिए युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध करोगे तो भैया अपने खर्चे पे करना, अंग्रेज आपकी मदद नहीं करेंगे। समझ आई बात? चलो देखते हैं। बेकार डिस्टर्ब अभी क्या हो गया इससे? आगे देखिए, आगे देखिए होता क्या है? होता यह है कि इन्होंने इस प्रकार की संधि से 1801 में किसके साथ संधि कर ली गई? 1801 में इन लोगों ने अवध के साथ संधि कर ली। किसके साथ? अवध के साथ समझौता कर लिया। और अवध के साथ कब समझौता कर लिया? 1801 में, ठीक है। समझ में आई बात? 1801 में अवध के साथ समझौता किया, अवध के साथ समझौता कर लिया, ठीक है। किसके साथ समझौता कर लिया? अवध के साथ समझौता कर लिया। क्या समझौता कर लिया? ये समझौता कर लिया कि सैनिक सहायता के बदले, सैनिक सहायता के बदले
सैनिक सहायता के बदले क्या प्राप्त कर लिया उन्होंने? तो सैनिक सहायता के बदले प्राप्त कर लिया क्या? गोरखपुर। गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर। गोरखपुर में क्या है? गीता प्रेस पेंटिंग और किताबें मिलती हैं, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से किताबें मिलती हैं। तो गोरखपुर क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया इन्होंने। किस संधि के द्वारा? इसी संधि के द्वारा हमारी सेना आपके यहाँ पे रहेगी, उसके बदले में आप गोरखपुर, कानपुर, इन क्षेत्रों को हमें दे दीजिए। तो क्या हुआ? एक प्रकार से जो जमीन थी उसको हड़पना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझ आई बात? चलिए, तो देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिटाई तो लिख लेना। 1801 में अवध के साथ समझौता कर लिया कि सैनिक सहायता के बदले में गोरखपुर, इसके अलावा एक और था, कौन सा? कानपुर। कानपुर के अलावा एक और था बरेली और आदि। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को क्या किया था? प्राप्त किया था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो 1798 में किसके साथ संधि की गई? उसके बाद 1801 में अवध के साथ समझौता कर लिया गया। देखिए, अब इनके बारे में एक बात कही गई है कि बात क्या कही गई है? प्रोफेसर जगन्नाथ मिश्र ने क्या कहा? किसने? प्रोफेसर जगन्नाथ मिश्र। क्या कहा इन्होंने? प्रोफेसर जगन्नाथ मिश्र के द्वारा एक बात कही गई कि जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो संधि थी वो एक मकड़ी के जाल के समान थी। किसके? मकड़ी का जो जाल होता है उसके समान इनकी संधि को बताया गया। ठीक है, तो प्रोफेसर जगन्नाथ मिश्र की संधि को मकड़ी के जाल के समान बताया गया है। मकड़ी के जाल के समान संधि को बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? प्रोफेसर जगन्नाथ मिश्र के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे क्या बन रहे थे? एक जाला बन रहे थे। और वो जाला कैसा था? जिसमें विभिन्न रियासतें, विभिन्न प्रांत फंसते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया मकड़ी का जाला। ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, चलो, तो ये होता था जिसमें बहुत सारी फंस गई। अवध फंस गया, कानपुर फंस गया, बरेली फंस गया, हैदराबाद फंस गया। तो हैदराबाद, निजाम, बरेली, कानपुर, ये सारी रियासतें किसमें फंस जाती हैं? लॉर्ड वेलेस्ली की संधि के अंतर्गत फंस जाती हैं। इसलिए प्रोफेसर मिश्र ने कहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की संधि मकड़ी के जाल की क्या थी? समान थी। समझ आई बात? चलिए, अब देखिए आगे क्या होता है। जब इनकी संधियों के बारे में इतिहासकारों ने यह कहा कि ये तो अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तो फिर देखिए ये संधि होती है और उसके बाद क्या होता है? यही तो जानने लायक और महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, जिसको एक फंदे के रूप में देख रहे थे। अब देखिए मैं बता रहा हूं शर्तें। क्या बता रहा हूं? शर्तें बता रहा हूं कि इस संधि के साथ कौन कौन सी महत्वपूर्ण शर्तें भी जुड़ी हुई थी, किन किन महत्वपूर्ण शर्तों का भी इसके साथ पालन करना पड़ रहा था। ठीक है, मैं 1 मिनट में क्या कहता हूं, पानी भी कहता हूं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते हुए पानी प्यास लगाती है ना। तो अभी मैं आया और ये तामझाम खोल के रख देता हूँ।
जस्ट ए सेकेंड। चलिए हम आ चुके हैं वापस, ठीक है, हम वीडियो को चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। इस संधि की क्या बता रहा हूं मैं आपको, शर्तें बता रहा हूं, और शर्तें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पेपर की दृष्टि से ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनको क्या रखना है, याद रखना है। आपके शरीर में हजारों सेल्स होती हैं, उन सेल्स के हजार के करोड़ों सेल्स होती हैं, उन सेल्स में से केवल एक सेल्स में उनको क्या करना है, सेव कर लेना है, ठीक है। एक सेल काफ़ी है आपकी याददाश्त के लिए। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि शर्तों में बेले जली के समय पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण शर्तें जो हैं वो सरकार के सामने रखी जाती हैं, ठीक है। जैसे पहली शर्त यह रखी गई थी अंग्रेजों के द्वारा कि हमारी बिना अनुमति के आप किसी अन्य शक्ति के साथ समझौता नहीं कर सकते, ठीक है। क्या शर्त रखी गई, पहली शर्त यह रखी गई, कोई भी राज्य जो हमसे संधि करता है, जो हमसे क्या करता है, संधि करता है, वो हमारी अनुमति के बिना, हमारी अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से समझौता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। अन्य राज्य से क्या नहीं कर सकता, समझौता नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसकी महत्वपूर्ण शर्तें होती थी, क्योंकि उससे क्या है, अंग्रेजों को पता होता था कि जिन जिन के साथ हमने संधि की है वो किसी अन्य के साथ अब संधि नहीं कर पाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता था, इससे उनकी आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी, ठीक है, समझ आया। तो इसी में जोड़ना है, इससे उनकी आंतरिक, इससे उनकी आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता, ठीक है, उनकी बाह्य स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी, ठीक है। तो इससे उनकी आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता क्यों हो जाती थी, क्योंकि वो बिना अंग्रेजों की परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ये उनकी क्या होती है, महत्वपूर्ण शर्त होती है, और ये उनकी महत्वपूर्ण शर्त आपको बोर्ड पर देख रही होगी, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं कि शर्त के रूप में दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो शर्त के रूप में दूसरा पॉइंट ये आता है कि राज्य को अपने दरबार में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति करनी होगी, अपने दरबार में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति करनी होगी, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति करनी होगी। इससे क्या होगा, इससे जो उनकी आंतरिक स्वतंत्रता होगी उसमें दखल अंदाजी होगी, क्योंकि अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि हमेशा उनके दरबार में बैठा रहेगा। इससे क्या होगा, इससे वो अपने दरबार में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकेंगे, दरबार की जो बात होगी वो बाहर जाएगी, और इससे भी उनके स्वतंत्रता क्या होगी, बिल्कुल दमन हो जाएगा उनका। और जो पॉलिटिकल एजेंट दरबार में बैठा हुआ है वो अन्य लोगों की, राज दरबार की घटनाओं को अंग्रेजों को बताता रहेगा,
जिससे उस दरबार की जो गतिविधियां हैं, वहाँ के जो उसके विरोधी लोग हैं, उनके साथ मिलकर पॉलिटिकल एजेंट क्या करते थे, षड्यंत्र करते थे और राजा को उसकी गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसलिए ये 2 पॉइंट मैंने आपको बोर्ड पर लिखाए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक, चलिए इनको मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं कौन कौन से और महत्वपूर्ण पॉइंट इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो देखते हैं। देखिए, अंग्रेज हमेशा दिमाग के द्वारा ही बाद में सत्ता में रहते हैं, उनके पास इतनी ज्यादा पावर या शक्ति नहीं थी। ठीक है, उनके पास इतनी ज्यादा शक्ति नहीं थी। ठीक, देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए, अगर कोई कंपनी अपने फायदे के लिए समझौतों में परिवर्तन कर सकती थी। अपने फायदे के लिए समझौतों में परिवर्तन कर सकती थी। याद रखना है, परिवर्तन कर सकती थी। याद आया? अगर उसको लगता है कि ये जो समझौता है, अगर उसमें कोई हमें और फायदा होने वाला है तो उसमें परिवर्तन कर सकती थी। अगर उसे अपने हित के अनुसार वो समझौतों में परिवर्तन करना होता था, वो तरह तरह के बहाने बना सकती थी, जैसे कि यहाँ पे अनुशासन सही नहीं है, यहाँ की राज्य व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है, यहाँ के दरबार का माहौल अच्छा नहीं है। ऐसे उनके द्वारा बहुत सारी बातें करके षड्यंत्र रच लिए जाते थे। ठीक है, तो कंपनी अपने फायदों के लिए समझौतों में क्या कर सकती थी, परिवर्तन कर सकती थी और राज्य पर वित्तीय खर्च डाल सकती थी। ठीक है, वित्तीय खर्च जो है वो डाल सकती थी। तो ये भी क्या है, इसकी महत्वपूर्ण शर्तों में शामिल एक और अंग्रेजों का पैरा साबित होता है। तो ये भी इसकी शर्तों में गिने जाने वाला एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक विद्रोह के समय, आंतरिक विद्रोह के समय कंपनी दखल अंदाजी कर सकती थी। दखल अंदाजी कर सकती थी। दखल अंदाजी कर सकती थी और अपने चहेतों को पद पर बैठा देती थी। तो ये थी सहायक संधि की महत्वपूर्ण शर्तें। अब कल हम पढ़ेंगे गोद निषेध नीति, जिसमें सतारा, उदयपुर, कानपुर, अवध, इन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे और उसमें झांसी की रानी का भी क्या होगा, उल्लेख होगा। तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।